गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम NCERT इतिहास पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं का पाठ 4 मुगल साम्राज्य का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और मुगल साम्राज्य पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न फिर से याद करें। पहला प्रश्न, सही जोड़े बनाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको सही मिलान करने हैं, जोड़े बनाने हैं। जैसे मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां सूबेदार। और इनका मिलान करना है जिन शब्दों के साथ, वो हैं मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। प्यारे बच्चों, चलिए अब इनका सही मेल देखते हैं। पहला है मनसब। मनसब का सही मेल है पद के साथ, तो आप मिलाएंगे पद। मंगोल का सही मेल करेंगे उज्बेक के साथ। सिसोदिया राजपूत का सही मेल होगा मेवाड़ के साथ। राठौर राजपूत का सही मेल होगा मारवाड़, जो कि पहली ऑप्शन है, उसके साथ। नूरजहां, जिसका सही ऑप्शन है जहांगीर। और आखिरी है सूबेदार, जिसका सही मेल है गवर्नर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरें। का डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर आप भरेंगे काबुल। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। ख दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। तो दूसरे खालिस्तान में हम भरेंगे बीजापुर और गोलकुंडा। प्यारे बच्चों, दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। ग यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था, तो सवार डैश उसके डैश को दिखाता था। तो यहाँ पर खालिस्तान में पहले में सैन्य और दूसरे में उत्तरदायित्व भरा जाएगा। यानी यदि 7 एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था, तो सवार सैन्य उसके उत्तरदायित्व को दिखाता था। घ अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। यहाँ पर आप खालिस्तान में भरेंगे सुलह-ए-कुल। अकबर के दोस्त और सलाहकार अब्दुल फजल ने उसकी सुलह-ए-कुल के विचार को घड़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। सभी खालिस्तान के उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? उत्तर, मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत थे पहला दिल्ली और दूसरा आगरा। प्रश्न 4, मनसबदार और जहांगीर में क्या संबंध था? उत्तर, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहांगीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर
उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। प्रश्न 5, आइए समझें, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? उत्तर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा कराते थे। प्रश्न 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। और तीसरा कारण था, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। प्रश्न 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? उत्तर, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न 8, आइए विचार करें, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? उत्तर, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी था। पहला कारण था, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। तीसरा, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर थी। प्रश्न 9, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर, मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। प्रश्न 10, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह
वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? उत्तर, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। प्रश्न 11। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि ये आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।